गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग उन सभी लोगों को जो जिस भी समय पर मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं। आज हम बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। इससे पहले भी मैं चैप्टर नंबर 8 तक वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज जल्दी से उसे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन जिन स्टूडेंट्स के पास एनसीईआरटी बुक अभी अवेलेबल है वो प्लीज अपनी एनसीईआरटी बुक खोल सकते हैं, अदरवाइज हम शुरू करते हैं। देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। हमारे बायोस्फीयर में कितने अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं। इसका कॉमन सा एग्जांपल है कि आप अपने आप को और अपने दोस्त को देख सकते हैं। आप दोनों में कितने डिफरेंसेस हैं बाय द अपीयरेंस, स्ट्रक्चर, कौन कौन सा वर्क करते हो, इन सब के बेसिस पर बहुत बड़ी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड। वो क्वेश्चन क्या है कि आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ द सेम केमिकल्स, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम केमिकल से बने होते हैं? यहाँ पर सेम केमिकल्स का मतलब है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स से। आप सोचकर इसका कमेंट जरूर दीजिए कि आप क्या सोचते हो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम केमिकल से बने होते हैं? नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री, आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा कि एलिमेंट का एनालाइज कैसे होता है, किस तरह से एलिमेंट एनालाइसिस होता है। इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन अ प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और अ माइक्रोबियल पेस्ट, अगर हम इस तरह का एनालाइज कि प्लांट टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में और आपके पास माइक्रोबियल पेस्ट में किस तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, हमें कुछ लिस्ट मिलेगी एलिमेंट्स की। वो क्या लिस्ट होगी? उसमें कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है और ऐसी बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी हमें। बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स मिलेंगे और उनके कंटेंट जो होंगे, कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट होते हैं लिविंग टिश्यू में, वो भी हमें देखने को मिलेगा। इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, अगर हम सेम एनालाइज परफॉर्म करें किस पे? अर्थ क्रस्ट पे। अर्थ क्रस्ट क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास एक नॉन लिविंग मैटर है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग मैटर। तो हमें भी एक सिमिलर लिस्ट ही मिलेगी इस तरह की, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अलग अलग एलिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट? दोनों लिस्ट में डिफरेंस क्या हुआ? फिर कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होगा। क्या हमारे पास जो नॉन लिविंग थिंग्स है एंड लिविंग थिंग्स है उनमें इसी तरह के एलिमेंट्स हमें प्रेजेंट मिलेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर, या फिर कोई डिफरेंस भी है दोनों में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। No difference. In absolute terms, no such differences could be made out. ऐसा कोई डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिलेगा। All the elements present in a sample of earth crust are also present in the sample of living tissue. अब आप खुद सोचिए, जो नॉन लिविंग थिंग्स में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो लिविंग टिश्यूज में भी प्रेजेंट होते हैं। However, एक क्लोज एग्जामिनेशन रिवील्स करता है कि that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in all living organism than in earth crust. but दोनों में छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। एलिमेंट्स तो दोनों में सेम मिलेंगे, लेकिन एक एग्जामिनेशन से हमने पता लगाया कि जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें ज्यादा मात्रा में मिलेंगे एज कंपेयर टू द अर्थ क्रस्ट। नॉन लिविंग थिंग्स के कंपेयर में हमें हाइड्रोजन एंड कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से आपको डायग्राम दिखा रखा है अर्थ क्रस्ट का एंड एक लिविंग टिश्यू का। तो अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं वो लिविंग टिश्यूज में भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हमने ये देखा कि जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है वो लिविंग टिश्यूज में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है एज कंपेयर टू नॉन लिविंग थिंग्स। What is biomolecules? Biomolecules क्या होता है? अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, that what is biomolecules? All the carbon compounds that we get from living tissues are called
बायोमोलिक्यूल्स वो सारे कार्बन कंपाउंड्स जो हमें लिविंग टिश्यूज से मिलते हैं उसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। यानी कि अभी हमने ऑब्जर्व किया था कि लिविंग टिश्यूज में नॉन लिविंग टिश्यूज के कंपेयर में हाइड्रोजन एंड कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। तो जितने भी हमें कार्बन या कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स लिविंग टिश्यू से मिलते हैं उसे कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं और बच्चे यही सोच रहे होंगे कि कहाँ बायो में केमिस्ट्री का पार्ट आ गया। तो यस स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर किस किस तरह के एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल राइट, फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप लाइक। अगर आपने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है कि अभी तक हमें फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पता है। एल्डिहाइड, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। बट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्लासिफाई करना होगा फंक्शनल ग्रुप को अमीनो एसिड्स में, न्यूक्लियोटाइड बेसिस में एंड फैटी एसिड्स में। तो इस तरह से हमें क्लासिफिकेशन करना होगा। यानी कि इन्होंने केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन करते हुए हमें शो किया है कि वहां पर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। यहाँ पर बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करने वाले हैं अमीनो एसिड्स के बारे में, न्यूक्लियोटाइड बेसिस के बारे में एंड फैटी एसिड्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेकेराइड्स की टर्म में पढ़ेंगे। यानी कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स को किन किन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सिमिलरली लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, तो किस फॉर्म में हमने इन्हें डिवाइड कर रखा है और इनके हमारी बॉडी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Yes, if you got it, then please comment also. क्या आपको अब तक बायोमोलिक्यूल्स का what is बायोमोलिक्यूल्स समझ आया? If आपको समझ आ गया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा so that आपके साथ साथ रिवीजन भी हो जाए एंड लर्निंग वर्क भी कंप्लीट हो जाए। अमीनो एसिड्स, तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing an amino group and an acidic group as substituents on the same carbon. अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अमीनो ग्रुप को कंटेन करके रखता है। एक एसिडिक ग्रुप भी होता है जो सेम कार्बन पे प्रेजेंट होता है। यानी कि इतने सारे, अब थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पार्ट आ गया ना, तो इसको सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। आपके पास एक कार्बन है, कार्बन के कंपाउंड पे एक किसी भी साइड पे, क्योंकि आप देखते हो कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, राइट। कार्बन 4 स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये आप सभी पढ़ चुके केमिस्ट्री में। जिन बच्चों ने केमिस्ट्री में अभी तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन के साथ यहाँ पर अगर अमीनो ग्रुप जुड़ा हो, दैट इज NH3, दैट इज नोन एज अमीनो ग्रुप। अगर एक जगह पर NH3 ग्रुप जुड़ा हो तो और सेम कार्बन पर अटैच हो, ठीक है, सेम कार्बन यानी कि जो मेन कार्बन है जहां से शुरुआत हुई है चेन की, वहां पर अटैच हो, तो उसे हम कहते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स। क्या कहते हैं? अल्फा एमिनो एसिड्स। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ये सब्स्टिट्यूट है मीथेन्स का। There are 4 substituent groups occupying the 4 valency position. यहाँ पर चार वैलेंसी वाले हमारे पास, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन पर कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती है, 4 वैलेंसीज होती है, तो चारों को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। वो अकेला क्या करेगा एमिनो ग्रुप के साथ, तो हमें इसकी चारों वैलेंसीज को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब वो कैसे कंप्लीट होगी? एक जगह लगेगा हाइड्रोजन, दूसरी जगह लगेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तीसरी जगह लगेगा एमिनो ग्रुप एंड चौथी जगह एक कोई सा भी ग्रुप जिसे हम आर मान के चलते हैं। यानी कि आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि जो टर्म हमें नहीं पता होती हम उसको एक्स मान के चलते हैं, हम उसको वाई मान के चलते हैं, या कोई भी वेरिएबल दे देते हैं। सिमिलर हियर, इतना कंफ्यूज मत होइएगा। अमीनो एसिड्स क्या है? एक आर ग्रुप कोई भी डिजाइन कर दो, वो कुछ भी हो सकता है, वो CH3 भी हो सकता है, वो CH2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप के नेचर के बेस पर देयर आर मेनी अमीनो एसिड्स। आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है ना, वो CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, तो सिमिलरली लंबी चेन भी बढ़ सकती है, तो वो कोई भी हो सकता है अमीनो एसिड। हाउएवर दोस व्हिच अकर इन प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ 20, तो जो प्रोटीन में अकर होते हैं वो सिर्फ 20 होते हैं। अब आपको डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स कि आप पहले डायग्राम देखेंगे।
पहले डायग्राम में क्या दिखा रखा है कि आपके पास एक कार्बन है, अभी हमने डिस्कस किया कि एक होता है हमारे पास हाइड्रोजन, तो आपके पास एक हाइड्रोजन चेन यहाँ पर लगा दी गई है, ठीक है। फिर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक कोई भी एसिड वाला ग्रुप, दैट इज COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया आपके पास। फिर उसके बाद आपके पास आता है एमिनो ग्रुप, जैसे हम लिखते हैं NH2, क्या लिखते हैं NH2 लिखते हैं, और एक वेरिएबल ग्रुप जिसे हम R के नाम से जानते हैं, यहाँ R कुछ भी हो सकता है, ऑलराइट। अब इसका डायग्राम आप ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि हर चीज से क्लैरिटी होनी चाहिए आप सभी को। तो एक एमिनो ग्रुप हो गया, ठीक है, NH3 डालते हैं उसको तो एक प्लस का वो दे देता है, वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा, तो NH2 लिखते हैं, ठीक है। एक साइड चेन हो गई R, जो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप को हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर आपको पता हो C, इस तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लिखते हैं, एंड एक हाइड्रोजन का, तो इस तरह से कार्बन की स्टारो वैलेंसी जो है यहीं पर ही फुल अप हो जाती है, ऑलराइट। स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स, ये सारा आपके एनसीईआरटी कंटेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है स्टूडेंट्स। तो स्ट्रक्चर क्या है लिपिड्स या फैट्स का? लिपिड्स जो है जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, लिपिड्स जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल, यानी कि वाटर में घुलने वाले, डिसॉल्व होने वाले बिल्कुल भी नहीं है। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स, ये क्या होते हैं? सिंपली फैटी एसिड्स होते हैं जो फैट वगैरह को स्टोर करके रखते हैं। अ फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू एन R ग्रुप, एक जो फैटी एसिड होता है उसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अभी आपने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट? COOH, और एक R ग्रुप होता है जो अभी हमने पढ़ा, द R ग्रुप could be मिथाइल CH3 भी हो सकता है, वो C2H5 भी हो सकता है, या कोई भी हायर नंबर जो हो सकता है CH2 ग्रुप का, वो 1 से 19 कार्बन तक कुछ भी हो सकता है वो आपके पास। तो इस तरह से अलग अलग तरह के, तभी हमने डिस्कस किया कि 20 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। फैटी एसिड्स कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड विद वन और मोर CC डबल बॉन्ड्स, यानी कि आपने ये सभी ने पढ़ा होगा कि फैटी एसिड्स जो है सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अगर वो सैचुरेटेड हुए इसका मतलब उनमें डबल बॉन्ड बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, और अगर वो अनसैचुरेटेड हुए तो उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। दे कैन बी मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, और इस तरह से इनकी कैटेगरीज आगे बनती रहती है। जो फैटी एसिड्स होते हैं वो मोनो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मोनो मतलब एक, ठीक है, तो मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब क्या होता है? टू, ट्राई का मतलब क्या होता है? आपके पास 3। तो इस तरह से आपकी बहुत लंबी लंबी सीरीज बनती जाती है, ठीक है। और क्या आपको पता लग रहा है कि किस तरह से फैटी एसिड्स डिवाइडेड हो जाते हैं? मोनोग्लिसराइड्स में, डाइग्लिसराइड्स में और ट्राइग्लिसराइड्स में। These are also called fats and oil based on melting point. इन्हें हम fats and oils भी कहते हैं, किसके बेस पर? मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर। ऑयल का सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे जिंजर ऑयल हो गया आपके पास, हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि वो ऑयल जो है विंटर में लिक्विड स्टेज पर क्यों रहता है? दैट इज बिकॉज ऑफ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो बहुत कम होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो RCH3, यानी कि वो मेन ग्रुप अगर CH3 हुआ तो मिथाइल हो गया, R इथाइल ग्लिसराइल हो गया, यानी कि C2H5 हो गया, सेकंड डायग्राम जो आपको दिखा रखा है। फिर आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डिफरेंस दिखा रखा है। आप चाहो तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो कि क्या डिफरेंस है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। यहाँ पर आप जितने भी कार्बन की चेन देखोगे उनमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, और यहाँ पर सेंटर में आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया है, तो यानी कि दिस इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लिपिड्स और उसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। लिपिड्स तो आपने पढ़ लिया स्टूडेंट्स कि वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स की फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं। अब लिपिड्स के कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड, जिसके पास सिर्फ 16 कार्बन्स होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एड अप करके, यानी कि ये आपको सिर्फ एक इंट्रो पार्ट दे रहे हैं कि किस तरह से लिपिड्स के एग्जांपल्स होते हैं और वो कितने कितने कार्बन चेन से बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तक हमने 10 तक पढ़ रखा है, 12 तक पढ़ रखा है, बहुत लंबी लंबी चेन्स तक भी प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड, जिसमें कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन होते हैं और एक फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक कार्बन एड अप होता है। दूसरा आर्किडोनिक एसिड, जिसके पास 20 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और जिसमें कार्बोक्सिलिक कार्बन प्रेजेंट होता है।
अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। इसका नाम तो आप सभी ने सुन रखा होगा कि एक लिपिड है सिंपल सा ग्लिसरॉल, जो जिसका नाम है ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं बड़े इजीली। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड्स। बहुत सारे ऐसे लिपिड्स है, ग्लिसरॉल जिसमें प्रेजेंट होता है, फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ फैटी एसिड का मतलब है जब हम ग्लिसरॉल का एस्टरीफाइड कर देते हैं। बिकॉज ये बायो है तो मैं आपको एस्टरीफिकेशन का प्रोसेस तो नहीं समझा सकती, लेकिन आप सभी को पता होगा, और जिन भी स्टूडेंट्स को ये बात पता है वो और स्टूडेंट्स को बता सकते हैं बाय द कमेंट्स। Some lipids have phosphorus and a phosphorylated organic compound in them। अब कुछ ऐसे लिपिड्स होते हैं जिसमें फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है। भाई अलग अलग एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे तो रिएक्शन होगी, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होंगे। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स का मतलब होता है जिन लिपिड्स के साथ फॉस्फोरस कि चेन जुड़ जाते हैं, फॉस्फोरस जुड़ जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। तो वो कहां पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में वो पाए जाते हैं। लेसिथीन, इसके अलावा एक और एग्जांपल है, दैट इज लेसिथीन इज वन एग्जांपल। सम टिश्यूज especially the neural tissue have lipids with more complex structure। जो हमारे पास न्यूरल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से कंपाउंड्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो न्यूरल टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, उसमें कौन सा लिपिड प्रेजेंट होता है? लेसिथीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसिथीन जो है न्यूरल टिश्यू में पाया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे पहला डायग्राम आपको दिखा रखा है पिक्चर पैल्मिटिक एसिड की। तो इस तरह से, क्योंकि आप 3D स्ट्रक्चर है ना, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म 3D है, हमारी बॉडी में जो कंपाउंड्स एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ आर्किडोनिक एसिड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आर्किडोनिक एसिड। थर्ड वन इज ग्लिसरॉल, जिसमें आपको बताया ना ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, यानी कि आपके पास इसका मतलब होता है यहाँ पर जहां पर आपके पास थोड़ा सा कर्व पार्ट आ जाए, दिस इज द कार्बन चेन, राइट? केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो अबाउट इट, ये कार्बन चेन्स होती है। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, तो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, और प्रोपेन मतलब 3 कार्बन भी लगे हुए, इसलिए इसे कहते हैं ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर उसके बाद आपको दिखा रखा है फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है। फॉस्फोलिपिड्स में एक चीज और बता देती हूँ आपको आपकी नॉलेज के लिए, कि एक हाइड्रोफोबिक हेड होता है और एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, राइट? आपने ये सॉप वाले डिटर्जेंट वाले क्वेश्चंस में काफी पढ़ा होगा कि हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक क्या होता है। फिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, और फोबिक का मतलब होता है हाइड्रो। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब वाटर हीटर। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। और लास्ट में आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो हमारे न्यूरल टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑफ लेसिथीन। लेसिथीन का ये आपको एग्जांपल दिख रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा लिपिड्स और लिपिड्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। Living organisms have a number of carbon compounds in which heterocyclic rings can be found। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, अभी हमने पढ़ा ना बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, कि वो सारे कार्बन कंपाउंड्स जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं उसे तो कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें साइकिल्स भी तो बनी हो सकती है। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेस, इसमें से कुछ जो होते हैं वो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। अब आपको याद है होगा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हमने बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शनल ग्रुप को नाइट्रोजन बेसिस में भी डिवाइड कर रखा है, राइट? तो ये यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए कि हमारे नाइट्रोजनस बेसिस के नाम क्या है। तो नाइट्रोजन बेसिस के नाम है एडिनाइन, गुएनाइन, साइटोसाइन, यूरेसिल, थाइमाइन। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इनके नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर रिवाइज कर सकते हैं। एडिनाइन, गुएनाइन, साइटोसाइन, यूरेसिल एंड थाइमाइन, ये सारे क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस के नाम है। When found attached to a sugar, they are called nucleoside। जब इन नाइट्रोजनस बेसिस को हम शुगर से एड अप कर देते हैं तो उन्हें कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। If a phosphate group is also found esterified to the sugar, अगर आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप भी शुगर के साथ एस्ट्रीफाइड हो गया है, जुड़ जाता है, तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो इनमें डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो एडिनोसाइन, गुएनोसाइन, थाइमिडाइन, यूरिडाइन एंड साइटिडाइन न्यूक्लियोसाइड्स हो गए। एड्रेनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वेनिलाइक एसिड, यूरिडाइलिक
एसिड और साइटोडाइलिक एसिड, ये सारे क्या हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए आपके पास। फिर से थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है जिनके नाम है एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन, यूरेसिल, थाइमाइन, राइट। अगर हम इनको शुगर के साथ एड अप कर दे तो वो कहलाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, और जब हम इसको शुगर के साथ एड अप कर देंगे तो उनके नाम बदल गए, एडिनोसाइन, गुएनोसाइन, थाइमिडाइन, यूरिडाइन और साइटिडाइन, समझ गए। तो ये सारे इनके नाम बदल गए और इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। और सिमिलरली जब फॉस्फेट ग्रुप एस्ट्रिफाइड किया जाता है हमें शुगर के साथ तो क्या कहलाते हैं वो, न्यूक्लियोटाइड, उसे क्या कहते हैं फिर हम, न्यूक्लियोटाइड। आपको साइड में डायग्राम दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, डायग्राम दिखाई दे रहा है तो उसको ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। हमारी बॉडी में डीएनए सबकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, डिफरेंट डीएनए के पेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में आपको दिखा रखा है कि किस तरह से बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। आपको दिखा रहे हो कलरफुल रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, राइट। तो इसकी पहचान साइड में दिखा रखी है। जो रेड वन है उसे थाइमाइन कहते हैं, ठीक है। जो आपके पास एक नाइट्रोजनस बेस है जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, थाइमाइन। उसके बाद साइटोसाइन ब्लू रंग का है, दैट इज साइटोसाइन, हमने वो भी पढ़ लिया, ठीक है। एडिनाइन जो येलो रंग का आपको दिखा रखा है, दैट इज एडिनाइन, जो अभी हमने पढ़ा, ये सारे नाइट्रोजन बेसिस के नाम है। और ग्वेनाइन जो है वो भी हमने पढ़ लिया। अच्छा, इसमें क्या रह गया आपके पास, यूरेसिल। यूरेसिल क्यों रह गया, क्योंकि डीएनए में यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। डीएनए में यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता, वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर तो हम बात करें डीएनए की, तो ये सारी चीजें हमारे पास प्रेजेंट होती है। ये दिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कि नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ डीएनए, ये सारे क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है डीएनए के, जो अलग अलग स्टेप्स पे इस तरह से कलरफुल वे में प्रेजेंट होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। एडिनाइन प्लस शुगर एडिनोसाइन बन गया, ग्वेनाइन प्लस शुगर ग्वेनोसाइन बन गया, साइटोसाइन प्लस शुगर साइटिडीन बन गया, यूरेसिल प्लस शुगर यूरिडीन बन गया, थाइमाइन प्लस शुगर थाइमिडीन बन गया। तो इस तरह से आपको दिखाया गया है कि किस तरह से जो न्यूक्लियोसाइड्स है वो शुगर न्यूक्लियस बेस पे हम जब शुगर को ऐड करते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे ये टर्म्स, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जो सारी टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड पे वो सारी आपके पास है न्यूक्लियस बेसिस की, एंड जो राइट हैंड साइड पे आपको टर्म्स दिख रही है एडिनोसाइन, साइन जिनके पीछे लगा हुआ है, साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन, ये सारे आपके पास न्यूक्लियस नाइट्रोजनस न्यूक्लियस साइड्स है। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए, आरएनए कंसिस्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को ओनली। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो सिर्फ डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स को कंटेन करके रखते हैं। एंड आप सभी को पता है कि जो डीएनए एंड आरएनए है वो कैसे फंक्शन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की तरह वो फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। डायग्राम को आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपके पास बेस पेयर्स दिखा रखे हैं ऊपर, ठीक है। यही बेस पेयर को में से एक स्ट्रैप जो आपका डीएनए का, वो आपको इलेबोरेट करके दिखाया गया है कि किस तरह से बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट और शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको डब्बे में जो दिखा रखा है दिस इज पेंटागन शेप में, दिस इज शुगर, जो आपको नीचे आपको मार्क करके दिखा रखा है। एंड फॉस्फेट में हमने पी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया इन द सर्कल, सर्कल में हमने फॉस्फेट को रिप्रेजेंट किया है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, अगर शुगर फॉस्फेट के इस तरह से, तो फॉस्फेट वाला जो स्ट्रक्चर हो वो सारा न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, और जो शुगर वाला स्ट्रक्चर है वो सारा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस बेस। नाइट्रोजन यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस आपको दिखा रखा है। ए का मतलब होता है आपके पास एडिनाइन, टी का मतलब होता है थाइमाइन, सी का मतलब साइटोसाइन, एंड जी का मतलब आपके पास होता है ग्वेनाइन। तो इस तरह से आपको डायग्राम दिखाया गया है। तो आई होप आप सभी को इतना यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, हमने किस तरह से एलिमेंट्स का एनालाइज किया, कौन कौन से लिस्ट हमने ऑब्टेन की। एंड हाँ स्टूडेंट्स, कमेंट करना ना भूले ताकि आपको आपकी साथ साथ रिवीजन होती जाए और मुझे भी पता लगता रहे कि आप कितनी ज्यादा एक्टिव है। तो इसी के साथ आज हम इसी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बने उस बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।